नमस्कार दोस्तों। मैं अरविंद कुमार अंबेडकर एक साइंस अकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम पढ़ेंगे क्या तो हम कर सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा है बायोलॉजी का नर जनन तंत्र, जो कि हमारे टॉपिक में, हमारे बोर्ड में यह बहुत ज़्यादा पूछता है। तो बहुत ज़्यादा पूछता है दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना टाइम स्पेंड किए। आपको दोस्तों नर जनन तंत्र में क्या पढ़ना है, जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारा वृषण है यानी टेस्टिस है, टेस्टिस की लंबाई चौड़ाई मोटाई किस तरह से होते हैं, इनमें क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, पूरी टॉपिक को समझेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम आपको डिटेल दे दिए हैं कि जो मनुष्य के यानी कि मानव के जो वृषण होते हैं वह एक जोड़ी में पाए जाते हैं। मानव के वृषण कितने, एक जोड़ी में पाए जाते हैं। और उनके अधिवृषण से यानी कि वृषण कोष भी होते हैं। शुक्रवाहिनियां होते हैं, या लगभग 6 मीटर का होता है। उसके बाद है शुक्राशय। शुक्राशय होता है जहाँ पर शुक्राणु जा करके ऐड होता है। फिर उसके बाद है मूत्र मार्ग, जो दोस्तों मूत्र मार्ग के माध्यम से शुक्राणु भी निकलते हैं और मूत्र निकलते हैं। और कहाँ से निकलते हैं तो हम कहते हैं दोस्तों शिश्न से, यानी कि पेनिस। जी दोस्तों। फिर उसके बाद का टॉपिक है, तो हम कह सकते हैं कि लैंगिक लक्षण किस तरह से हो सकते हैं, यानी कि कितने उम्र में यह सब प्रोसेस चालू होता है। फिर उसके बाद दोस्तों हम कह सकते हैं जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट किस तरह से होते हैं, क्या इनके कारण है, इनसे इनसे बचाव क्या हो सकते हैं, इनके प्रभाव क्या हो सकते हैं, पूरी टॉपिक को हम लेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो वृषण से शुक्राणु सबसे पहले हम कहीं ऐड कर लेते हैं। शुक्राणु, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं शुक्राणु। नर जनन तंत्र के माध्यम से हम जानेंगे दोस्तों कि वृषण सबसे पहले क्या है। एक मनुष्य में एक जोड़ी वृषण होते हैं। और वृषण वृषण के ऊपर जो थैलेनुमा लगा होता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं वृषण कोष। उसमें जो उपस्थित होते हैं उसे हम कहते हैं क्या, तो वृषण यानी कि टेस्टिस कहते हैं। या कितने होते हैं, दो होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, दो होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहीं पर क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है दोस्तों। शुक्राणु का निर्माण होता है। और शुक्राणु का निर्माण होने के बाद क्या हो रहा है, तो हम कह सकते हैं शुक्रवाहिनियों से। कहाँ, शुक्रवाहिनियों से, यानी यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों क्या है, वाल डिफेंस। यहाँ पर क्या है दोस्तों, डिफरेंस। तो शुक्रवाहिनियों से होते हुए यह शुक्राशय में आता है। कहाँ आता है, शुक्राशय, जिसे हम बोलते हैं क्या, तो सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल में आता है दोस्तों। यहाँ पर यह एकत्रित होता है। एकत्रित होने के पश्चात क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर एक चीज और है, प्रोस्टेट ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्रंथि ग्रंथि भी है दोस्तों। यहाँ से हार्मोन्स एक रिलीज होता है। हार्मोन्स रिलीज होता है। और वह हार्मोन्स तरल पदार्थ के रूप में होता है दोस्तों। तो क्या होता है कि यहाँ पर वो फिर शुक्रवाहिनियों के माध्यम से यह, तो हम कह सकते हैं कि आप देख रहे हैं शिश्न, शिश्न के माध्यम से मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रस क्या होता है, रिलीज कर दिया जाता है दोस्तों। रिलीज कर दिया जाता है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहली बात फिर से कह रहे हैं दोस्तों, एक बार समझना कि किस तरह से क्या कार्य हो रहे हैं। फिर से कह रहे हैं कि शुक्राणु, हम जानते हैं कि मनुष्यों में दो वृषण होते हैं, यानी कि वृषण का मतलब क्या है, टेस्टिस। यह कितने, तो हम कह सकते हैं कि 2 मीटर लगभग, दो या 2.5 मीटर के लगभग में मोटे होते हैं। और 3 मीटर दोस्तों यहाँ पर सॉरी 2 या 2.5 मीटर चौड़े होते हैं। 3 3 सेंटीमीटर में यह दोस्तों मोटे होते हैं। सेंटीमीटर में है दोस्तों, मीटर नहीं, सॉरी। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और नहीं ऐड किया है, तो आप दोस्तों क्या है, तो यह इसकी लंबाई जो होती है वह लगभग कितना होता है, लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर तक होते हैं। 4 से 5 सेंटीमीटर तक होते हैं। इनमें जो वृषण होता है, यानी कि क्या, तो वृषण मतलब होता है टेस्टिस। और उस वृषण में किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है दोस्तों। शुक्राणु का निर्माण होने के बाद क्या होता है, तो शुक्रवाहिनियों से होते हुए वह शुक्राशय में ऐड हो जाता है, यानी शुक्राशय के पास चला जाता है। और वहां पर कलेक्ट होता है दोस्तों। यहाँ इकट्ठा होने के पश्चात क्या होता है कि स्खलनीय वाहिनियों के माध्यम से प्रोटेस्ट ग्रंथियों में एक हार्मोन्स होता है दोस्तों। और उस हार्मोन्स के दोनों को मिक्सिंग होने पर वो हार्मोन्स किस रूप में होता है, तरल पदार्थ के रूप में होता है। जिससे क्या होता है कि वह तरल अवस्थाओं में आ जाता है। और तरल अवस्थाओं में आने पर क्या होगा, तो यह यह मूत्र मार्ग द्वारा, यानी कि हम यहाँ पर दोस्तों दिया है क्या, शिश्न के द्वारा मूत्र मार्ग से निकल जाता है। यहीं से दोस्तों मूत्र भी निकलता है। और यहीं से क्या निकलता है, तो हम कह सकते हैं कि यहीं से शुक्राणु भी निकलता है दोस्तों। अब वह जो निकलने वाली प्रोसेस है, सबसे पहली बात यहाँ पर एक चीज और ऐड करना है दोस्तों। क्या है, जो निकल निकल रहे हैं प्रोस्टेट ग्रंथियों के माध्यम से, तो
टेस्टोस्टेरोन दोस्तों, यहाँ से क्या निकलते हैं, प्रोस्टेट के नतीजे से टेस्टोस्टेरोन निकलता है दोस्तों, जिसके माध्यम से यह दिखाया गया है। आगे बढ़ेंगे। अब प्रश्न यह है दोस्तों कि यहाँ पर लैंगिक लक्षण जनसंख्या विस्फोट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसे पूछा जाए कि मेल यानी कि बच्चों में लैंगिक लक्षण कब से प्रारंभ हो जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर लिखने का प्रयास करना क्या है, तो हम कह सकते हैं कि लगभग कितने से 14 से 18 वर्ष 14 से 18 वर्ष की उम्र में बच्चों का जो टेस्टोस्टेरोन होता है दोस्तों रिलीज होना प्रारंभ हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वह 14 से 18 वर्ष की उम्र में रिलीज होना प्रारंभ हो जाता है। और फिर दोस्तों क्या होता है, तो आवाज़ में भारीपन होने लगता है। आवाज़ में क्या होता है, आवाज़ मोटा होने लगता है। फिर आगे क्या है दोस्तों, तो आवाज़ में भारीपन होते हुए भी फिर आगे क्या होता है, तो बाल यानी कि शरीर में अलग अलग जगहों से बाल भी उगना प्रारंभ हो जाते हैं दोस्तों। मूछ दाढ़ी जो भी होते हैं वो सब उगना प्रारंभ हो जाते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो उनके छाती क्या होते हैं दोस्तों, छाती थोड़ा चौड़े होने लगते हैं, जिसे हम कंधे छाती नहीं दोस्तों, कंधे जो होते हैं उनके चौड़े होने लगते हैं। कहते नहीं जैसे बारात में जाते हैं तो भाई अपने शर्ट के बटन को खुला रख करके उसके बाद इस तरह से जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर यौवनावस्था प्रारंभ हो जाता है। बिना डीजे पे डांस किए वो लोग उसे मानते ही नहीं है जी दोस्तों। तो लैंगिक लक्षण यहाँ पर उस तरीके से कार्य करते हैं। फिर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है जनसंख्या विस्फोट। क्या है, जनसंख्या विस्फोट के कारण, सबसे पहले कारण, परिणाम, बचाव, जी दोस्तों बचाव। तो जनसंख्या विस्फोट के कारण हम कह सकते हैं, पहले सबसे पहले बात इसको डिफाइन करेंगे। जनसंख्या विस्फोट से क्या क्या लोगों को अनुपलब्ध होना प्रारंभ हो गया है। तो जनसंख्या विस्फोट के कारण दोस्तों बहुत से प्रकार से आवासीय सुविधा बंद हो गया है। आवासीय सुविधा मतलब है दोस्तों प्रधानमंत्री आवास नहीं, मतलब है कि लोग जनसंख्या इतनी वृद्धि हो रही है कि लोगों का यहाँ पर पृथ्वी सभ्यता पर रहना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और जन्म दर कम, जन्म दर अधिक और दोस्तों मृत्यु दर कम हो रहा है, जिसकी वजह से जनसंख्या में बहुत भारी बदलाव हो रहा है, बहुत भारी जनसंख्या बनना प्रारंभ हो जा रहा है। फिर क्या है दोस्तों, तो इससे शिक्षा की जो शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो लोग अशिक्षित भी होना प्रारंभ हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं और भोजन के लिए भी तरस रहे हैं कुछ लोग। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हो रहे हैं, जिनके एक सामान्यतः कारण क्या हो सकता है, तो कारण मैंने बताया कि इनके बहुत से कारण हो सकते हैं। अब अशिक्षा होगा तो अशिक्षा होगा, उनको जानकारी नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी तो बहुत से कारण बहुत से अलग अलग होंगे। परिणाम क्या होगा दोस्तों, परिणाम वही बताया गया कि जो यहाँ पर है। बचाव क्या हो सकते हैं, तो बचाव दोस्तों एक होता है स्थाई, एक होता है अस्थाई। अस्थाई, सबसे पहले दोस्तों हम अस्थाई को समझते हैं। तो अस्थाई का मतलब है जब लैंगिक क्रिया किया जाए तो उस समय जब शुक्राणु यानी कि जब शुक्राणु रिलीज होना प्रारंभ हो तो उसको जनन से निकाल करके तब उसे रिलीज किया जाए। तो यह एक प्रोसेस है जो कि अस्थाई है दोस्तों, यह वैलिड नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों रासायनिक रूप से जो मिलते हैं बाजार में मिलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कि निरोध, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे जनसंख्या में वृद्धि का बचाव हो सकता है दोस्तों। फिर आगे बढ़ेंगे तो यह दोस्तों बहुत सीरियस टॉपिक है, यदि हम इसको अगर शर्म करेंगे तो शायद है कि शर्म आपसे बोर्ड एक चीज़ और इसमें पूछ रहा है कि क्या हम स्कूल में, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्या हम स्कूल में लैंगिक जनन के बारे में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, यह क्यों आवश्यक है। यहाँ पर दोस्तों यह आपका सवाल ही कह रहा है कि लैंगिक जनन को स्कूलों में पढ़ाया जाता है, क्यों पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ताकि वे अशिक्षित न रहें, लैंगिक क्रियाओं को समझें और लैंगिक क्रियाओं को, जैसे बच्चे जिस अवस्था में होते हैं कि क्लास हाई स्कूल और इंटर के माध्यम से, तो उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि लैंगिक क्रियाकलाप
जो होते हैं वो उसके माध्यम से, जैसे हार्मोन्स जब रिलीज होते हैं, टेस्टोस्टेरोन निकलते हैं, और जो रजोधर्म होते हैं दोस्तों, उनको अगर वो नहीं समझेंगे तो इस उसमें से बहुत प्रकार से हानियाँ उत्पन्न हो सकते हैं। जो रजोधर्म के माध्यम से अंडाणु निकलते हैं तो उन्हें मासिक चक्र के माध्यम से समझते हैं दोस्तों, बहुत से हो सकते हैं जिनको हमें समझना आवश्यक है। अन्यथा बहुत से इसके दुर्व्यवहार दुर्परिणाम भी निकल सकते हैं। और यहाँ पर जानना जरूरी है दोस्तों। तो अस्थाई क्या है? तो रासायनिक रूप से क्या दोस्तों, रासायनिक रूप से जो दवाइयाँ होते हैं उन्हें भी इस्तेमाल में लाया जाता है। तो यह था अस्थाई। लेकिन स्थाई क्या है दोस्तों? तो स्थाई है कि मनुष्यों में नसबंदी और औरतों में नलबंदी होता है दोस्तों। किस तरह से होता है? जैसे यहाँ पर क्या है, तो यह जो दोस्तों है, यहीं पर क्या किया जाए कि जैसे यहाँ पर इसको कट कर दिया जाए और कट करके ऑपरेशन कर दिया जाए। तो दोस्तों ऑपरेशन करने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि जो भी शुक्राणु बनेगा वह शुक्राशय में स्थायी से नहीं आ पाएगा, और जो जब रुक जाएगा तो ऐसे अवस्थाओं में क्या, कहाँ से दोस्तों, शिश्न से, यानी कि वो शुक्राणु नहीं निकल पाएगा। जिससे क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि में थोड़ा सा रुकावट हो सकता है। क्योंकि जब किसी भी सामान लेता है, तो हम देखते हैं दोस्तों, यह तो जनन तंत्र यानी कि जब मेल में बताया गया है, लेकिन आप कुत्तों में देख रहे हैं आज के समय में लोग क्या कर रहे हैं, तो उसे ऑपरेशन के माध्यम से उसे लेकर जा रहे हैं, ऑपरेशन करके छोड़ दे रहे हैं। जी दोस्तों, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तथा दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।